हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10+1 फिजिक्स यूनिट 1। आज हम इसमें पढ़ेंगे फिजिकल वर्ड। तो फिजिकल वर्ड में सबसे पहले व्हाट इज साइंस। साइंस हमने पढ़ा। साइंस इज बेसिकली ये वर्ड जो आया है लैटिन वर्ड से आया है सेंटिया, जिसका मतलब है नॉलेज और टू नो। किसी भी चीज के बारे में ज्ञान होना, इसको हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये हमें किसी भी चीज के बारे में नॉलेज इज साइंस। तो उसके बाद फिजिक्स क्या है। बेसिकली फिजिक्स जो है वो नेचर के साथ रिलेटेड है। फिजिक्स जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है नेचर। तो बेसिकली फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फिनोमिना। जितने भी नेचुरल फिनोमिना अक्कर होते हैं हमारे आसपास, जैसे आपने रेनबो देखा होगा, किस तरह से फॉर्म होता है ये हमें फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। इसी तरह से आपने प्लैनेट्स के बारे में सुना है कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। वो रिवॉल्व जब करते हैं, कौन सी ऐसी ताकत है जिसके कारण वो गिरते नहीं है, वो घूमते रहते हैं, ये भी कौन एक्सप्लेन करता है? फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा पानी में हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, कई बार हमने देखा है कि वो तैरते रहते हैं, लेकिन लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो सिंक कर जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये भी फिजिक्स हमें बताएगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास नेचुरल फिनोमिना जिनको हम सिर्फ फिजिक्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिजिक्स जो है वो फिजिक्स इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल द साइंसेस एंड इट हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर साइंसेस, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स जो है, इनमें दो प्रिंसिपल थ्रस्ट्स हैं फिजिक्स में। बट फर्स्ट इज यूनिफिकेशन। सबसे पहले क्या यूनिफिकेशन क्या है? अगर हम यूनिफिकेशन की बात करें तो व्हाट इज यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का ये मतलब है हमारे जितने भी नेचुरल फिनोमिना, डिफरेंट फिनोमिना हो रहे हैं, तो एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ वन और मिनिमम लॉज। की बहुत सारे फिनोमिना को मिनिमम, कम से कम लाज में एक्सप्लेन किया जाए। इस चीज को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। जैसे अब आपने सुना होगा न्यूटन लॉ में हमने देखा कि फिनोमिना ऑफ एप्पल फॉलिंग टू ग्राउंड, जब एप्पल नीचे गिरता है पेड़ से, तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया सबसे पहले, और न्यूटन ने इसके बेस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो दिया। ठीक है। तो इसी तरह से एप्पल जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, या रॉकेट प्रोपल्शन है, रॉकेट किस तरह से वेटलेसनेस जो है, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये सारी जो चीजें हैं, ऑल दीज फिनोमिना आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ वन लॉ, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फिर यूनिफिकेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? अटेम्प्ट्स, अगर हम कहें, इज मेड टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ जस्ट फ्यू concepts एंड यूनिवर्सल लॉज। तो इन फिजिक्स attempts are made to explain various physical phenomena
in terms of just few concepts and universal laws. So this is unification. इसको हम unification कहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी कि सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, जैसे एग्जाम्पल ऑफ एप्पल, फिर मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जो यूनिफिकेशन की. इसके अलावा एक और टर्म है नेक्स्ट जो है वो है रिडक्शनिज्म. ठीक है. तो another attempt made in physics is to explain a macroscopic system in terms of its microscopic constituents. ठीक है. तो टू अंडरस्टैंड और टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर टेकन इनटू अकाउंट. तो दिस अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म. पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, फिर मैं इसकी एग्जांपल भी देती हूँ. तो टू अंडरस्टैंड the properties of a bigger or a complex system or a macroscopic system of a macroscopic. इसको आप किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स, बिगर, the properties of its simpler constituents are taken into account. Taken into account. तो दिस अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म. इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो अ कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे जाके. थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो can be understood by the properties of its constituents like kinetic energy. इसको हम समझ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, की हेल्प से. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास रिडक्शनिज्म. इसके अलावा स्कोप ऑफ फिजिक्स. तो बेसिकली फिजिक्स हैज टू डोमेन्स, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. तो क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना. अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसमें मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, तो दो डोमेन्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स जो होती है वो डील करती है मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना, जो हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं. ठीक है. और टेरेस्ट्रियल्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स में कर सकते हैं.
इसमें जो है मैकेनिक्स की ब्रांच आती है, ऑप्टिक्स आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक्स में, ऑप्टिक्स में आप जैसे टेलीस्कोप्स, ठीक है, टेलीस्कोप जो है, इसके अलावा माइक्रोस्कोप, लेंसेज, ये सारे मैक्रोस्कोपिक में हम जो है इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सारे हम इसमें स्टडी करेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है डील्स विद माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना एट द माइन्यूट स्केल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, इसमें ये सारी चीजें हम जो है वो डिस्कस करते हैं। एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, ठीक है। तो फिजिक्स में अगर हम देखें, मेन जो फिजिक्स की ब्रांचेस हैं उसमें मैकेनिक्स, इसके अलावा ऑप्टिक्स, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स भी कह सकते हैं आप इसको, और भी बहुत सारी, न्यूक्लियर फिजिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस है। हम सारी की सारी यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो ये जस्ट आपको थोड़ी सी जो है इसकी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम। इसके अलावा व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स, अगर हम स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ फिजिक्स, so we can see in another way that the scope of physics is truly vast. Actually, it covers wide ranges of mass, length, time, energy, etc. जैसे आप अगर लेंथ की बात करो, फिजिक्स में लेंथ जो है हम मेजर कर सकते हैं 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻26 मीटर्स तक। तो ये जो है साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस से लेके हम साइज ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज साइज ऑफ द यूनिवर्स, ये हो गया स्कोप। इसके अलावा अगर आप मास की बात करो, तो मास में आप 10⁻⁻30 kg से, जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू 10⁻55 किलोग्राम, जो कि मास ऑफ द यूनिवर्स। विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स हम ये रेंज जो है मास की पता कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप टाइम इंटरवल की बात करो, टाइम, तो टाइम इंटरवल में जो टाइम है 10⁻⁻22 सेकेंड, which is time taken by light to cross a nuclear distance, ठीक है, टू 10⁻18 सेकेंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली समझा जाता है लाइफ ऑफ द सन में। तो ये सारी रेंजेस जो हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साइंस का रिलेशन देखो, फिजिक्स का रिलेशन देखो, फिजिक्स इन, अगर हम रिलेशन देखें इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, अगर आप देखो एरोप्लेन है, एरोप्लेन की अगर आप बात करो, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन जो है फिजिक्स के प्रिंसिपल, जिसको हम बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं, उस फंक्शन पे वर्क करता है। इसी तरह से अगर आप
हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर की बात करो, हीट इंजन, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, तो ये सारे जो हैं रेफ्रिजरेटर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनको एक्सप्लेन करता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर आपने देखा होगा, जो जनरेटर होता है, जनरेटर ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक्सप्लेन होता है। इसके अलावा रेडियो एंड टेलीविजन है, रेडियो, टीवी, ये जो सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं विद प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपके, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि उनमें फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरम्स हैं, वो सारी जो हैं वो यूज हुई हैं। जैसे अभी आप कंप्यूटर पे काम करते हो, इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो इस प्रिंसिपल पे जो है ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो काम करते हैं। इसी तरह से आप कैलकुलेटर्स की अगर बात करो, डिजिटल लॉजिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कंप्यूटर में, ये सारी जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। इसी तरह से अगर आप फोटो सेल की बात करो, फोटो सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, सुपर कंडक्टिविटी, तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके आप बुक में से देख सकते हैं, याद करने लायक नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसमें जो है वो पढ़ना ही है, ठीक है। तो जो मेन हम चीज पढ़ेंगे, मेन जो चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं, बहुत सारे ऐसे अकरिंग नेचुरल फिनोमिना है जो कोई ना कोई लॉज से एक्सप्लेन की जा सकती है। तो व्हाट आर फंडामेंटल बेसिक फोर्सेस इन नेचर, लॉज जो हम यूज करते हैं, जैसे हमने न्यूटन्स लॉ जो है पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है। अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी फंडामेंटल फोर्सेस है जो नेचर के बहुत सारे ऐसे जो हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनमें वो सारी फोर्सेस जो हैं वो यूज होती हैं। तो उनमें सबसे पहले जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स, उन सब में ये जो फोर्स है ये जो है लगती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास m1 एंड m2 मास के कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए वो r डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें ये कहती है कि जो फोर्स लगेगी इन दोनों के ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में एक फोर्स लगती है, इंट्रैक्शन होती है, इंट्रैक्ट करते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को, एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो फोर्स जो है वो इन दोनों जो मासेस हैं, इन दोनों मासेस की जो बॉडीज हैं, इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट,
फिर प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा ये प्रोपोर्शनल होगी 1/r², यानी कि इन दोनों में जो डिस्टेंस है उनका जो है 1/r²। फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको हम कहेंगे। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? The force of mutual attraction between two objects due to their masses. ऐसी फोर्सेस को हम जो कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड मास m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r इज गिवन बाय, अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें, F इज इक्वल टू G m1 m2 by r²। Here capital G is a constant जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो है अट्रैक्टिव फोर्स है। इसके अलावा ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि 1/r² के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस का स्क्वायर के हिसाब से ये फोर्स जो है वो वेरी करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके अलावा इट इज सेंट्रल फोर्स, इसके अलावा इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसे हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो चाहे जितनी मर्जी हाइट पे हम ऊपर इस किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दें तो ऑटोमेटिकली ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे आके गिरता है। तो इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। इसके अलावा इट इज द वीकेस्ट फोर्स नोन इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स। तो ये होगी प्रॉपर्टीज। अगर आज एग्जांपल आप लोगे तो जैसे मैंने आपको बताया, बॉडीज जो है जमीन पे आके गिरती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन है, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काउंट करती है। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्लेज अ की रोल इन फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, ये इनमें भी जो है वो इनका मेन रोल है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो ड्यू टू मासेस है, इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं जो वो ड्यू टू चार्जेस हैं। तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, अगर हम कहें द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस प्लस क्यू भी हो सकता है, माइनस क्यू चार्ज भी हो सकता है। चार्ज या प्लस होता है या माइनस होता है, जिसको हम प्लस क्यू या माइनस क्यू से एक्सप्लेन करते हैं।
तो कूलम्स लॉ जो अगर हम देखें +2 में जाके हम पढ़ेंगे, उसने एक्सप्लेन किया द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। मान लीजिए ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जो कि r डिस्टेंस अपार्ट हैं इन वैक्यूम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हम कह देते हैं, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस है। तो ये जो फोर्सेस है ये चार्जेस में जो है वो काउंट होती है, ठीक है। तो इसी तरह से द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, अगर हम कहें उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कह देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो क्लोजली इंटररिलेटेड है। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में प्लस क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज रिपेल करता है, माइनस क्यू को माइनस क्यू रिपेल करता है। मैग्नेटिक फोर्स में साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में प्लस क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगती है और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। तो यहाँ से हमने प्रॉपर्टीज देखी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी तरह से ये जो फोर्स है ये भी सेंट्रल फोर्स है, और ये जो फोर्स है ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, ठीक है। सेम सेंट्रल लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसी तरह से इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाती हैं। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वांडर वाल्स फोर्सेस बिटवीन टू neutral molecules of a gas is net sum of the electrostatic forces between the electrons and nuclei of the two molecules। तो यहाँ पे अगर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ड्यू टू मासेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड ड्यू टू चार्जेस। Next, strong nuclear forces. Force. तो what is a strong nuclear force? अगर हम strong nuclear force की बात करें, the strong nuclear force वो होती हैं जो बाइंड करके रखती हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। जैसे कि आपको पता है एटम है, एटम के न्यूक्लियस में देर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम में बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। अब सारे के सारे प्रोटॉन जो है इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियस में किस तरह से बंध के रहते हैं। तो इनको जो फोर्स बांध के रखती है इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टुगेदर the strong attractive force which binds
together the protons and neutrons in a nucleus is called strong nuclear forces। तो ये जो फोर्सेस है, अगर हम इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इन नेचर। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इसके अलावा शॉर्ट रेंज फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, नॉन सेंट्रल, क्योंकि एक प्रोटॉन के इधर 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 कहीं भी प्रोटॉन्स है जो हो सकते हैं, हर तरफ ये जो फोर्स है ये लगती है। इसके अलावा नॉन सेंट्रल के अलावा नॉन कंजर्वेटिव, चार्ज इंडिपेंडेंट, ये फोर्स जो है प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है उनमें भी है, और जो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है उन पे भी लगती है। तो अगर हम एग्जांपल देखें न्यूक्लियर फोर्सेस की, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियई में बांध के रखती है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ऑफ ऑल मैटर दैट एग्जिस्ट्स इन द यूनिवर्स, यानी कि ये जो फोर्स है रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियई एंड हेंस ऑफ द एटम्स एंड ऑल मैटर दैट एग्जिस्ट्स इन द यूनिवर्स। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी अकर्स इन हैवी न्यूक्लियई बिकॉज ऑफ insufficient nuclear force between their protons and neutron। ये भी हम पढ़ते हैं। what is again next is weak nuclear forces। तो weak nuclear force जो है it is force that appears only between elementary particles involved in a nuclear process। जैसे रेडियो एक्टिविटी में जो रेडियो एक्टिविटी है वो ड्यू टू दीज न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो होती है। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी इज जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो वीक फोर्सेस जो हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिविटी के। तो वीक फोर्सेस में ये जो फोर्सेस हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर होती हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनसे वीकर होती हैं, और इनकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है। शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, अगर हम इनकी बात करें शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर है, stronger than gravitational forces। इसके अलावा
ये जो फोर्सेस हैं, द मैसेंजर पार्टिकल्स दैट ट्रांसमिट द वीक फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर द मैसिव वेक्टर बोसोन्स, हम इनको बोलते हैं, जो कि हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके हम इसको देखेंगे। जैसे इन अ बीटा डीके न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर थ्रू द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अगर हम बीटा डीके की बात करें, इसमें न्यूक्लियस इस तरह से एंटी न्यूट्रिनो, ये जो है रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है। तो दीज आर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इनके अलावा फंडामेंटल फोर्सेस के अलावा डिराइव्ड फोर्सेस होती हैं, जैसे फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये सारी जो है डिराइव्ड फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन देखो इन सारी फोर्सेस का, तो ग्रेविटेशनल स्ट्रॉन्ग, अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखो, तो अगर हम ये इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻⁻², न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर 10⁻⁻, जो है हमारे पास 25 कह सकते हैं, -15 कह सकते हैं, 10⁻⁻15। ठीक है, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 10⁻⁻50। रेंज अगर हम देखें ग्रेविटेशनल फोर्स की, इनफाइनाइट, वीक न्यूक्लियर की वेरी शॉर्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इनफाइनाइट। तो ये इनके जो है, अगर हम इनकी कंपैरिजन करें, इस तरह से हम फोर्सेस का कर सकते हैं। तो ये तो था बेसिक जो हमारे पास फोर्सेस इन नेचर। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे फंडामेंटल लॉज है नेचर में, जिन पे ये जो सृष्टि है वो चल रही है। उन फंडामेंटल लॉज में हमारे पास जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो कुछ कंजर्वेशन लॉज में, कंजर्वेशन लॉज में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है, हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये लॉ हमें ये बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक और कंजर्वेशन लॉ है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये सारे लॉज जो हैं, ये भी फंडामेंटल लॉज हैं नेचर में। इनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी हमें ये कहता है कि एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है, एनर्जी जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है सिस्टम की। हमें पता है कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी
can neither be created nor destroyed. ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर हम एग्जांपल लें, जब कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी नीचे गिरती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट हम नीचे फेंकते हैं तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर जो ऑब्जेक्ट की है वो कंजर्व रहती है, जो कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होता है। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह से अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करो तो ये हमें ये बताता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a system, then its linear momentum remains constant or conserved। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये सारी चीजें डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आपको बेसिक इसके जो डिफाइन करना कि ये लॉज जो है वो होते क्या है। इसी तरह से अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करो तो बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस अगर हम लेते हैं, जिसमें मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह एक्सिस के आसपास जो है वो रोटेट कर रहा है, ये आर रेडियस में मान लीजिए एम मास है, वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस हैज अ रोटेशनल इनर्शिया, जिसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज एसोसिएटेड विद द मोमेंटम, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम। तो ये भी हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको डिफाइन कर देती हूँ। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है हमें, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क acts on a system, then its angular momentum remains constant। जैसे कि मैंने आपको कहा डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि टॉर्क क्या होता है ये आपको अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। फोर्स जो है वो लीनियर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं हम उसको फोर्स कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करता है। इसी तरह से अगर रोटेशन में, रोटेशनल मोशन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसको हम टॉर्क कहते हैं। तो यहाँ पे ये हम सारी चीजें डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए हमने कोई ए ऑब्जेक्ट को बी ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम रब करते हैं तो इसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, ए ऑब्जेक्ट
अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर कर दे बी ऑब्जेक्ट को, तो ए ऑब्जेक्ट पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बी ऑब्जेक्ट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई थिंक आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।